हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो डियर एस्पायरेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम सभी लोग केजीएमयू स्टाफ नर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 सॉल्व कर रहे हैं, राइट। जिसमें ऑलरेडी हम लोग पार्ट 3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 4 करने वाले हैं। तो आप सभी ने प्रीवियस क्लासेस के क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए होंगे। अगर नहीं किया है अभी तक तो डेफिनेटली आप उन क्लासेस के भी क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि किसी भी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना बेहद ज़रूरी होता है ना। क्योंकि जब भी हम PYQ सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर हम ये एनालाइज कर पाते हैं कि हम अपने कॉन्सेप्ट को यहाँ पर कितना अप्लाई कर पा रहे हैं और हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस किस लेवल के आने वाले हैं, राइट। तो आई होप इसके पहले की भी सारी क्लासेस आपने बहुत अच्छे से की होगी, क्योंकि हमने UPPSC स्टाफ नर्स के भी कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं, राइट। तो चलिए डियर एस्पायरेंट स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ओके। जिससे कि आप आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए और अपने एग्ज़ाम्स के लिए आप बेहतरीन से बेहतरीन क्लासेस को अटेंड कर सकें, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आप सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये टेस्ट आपके लिए है। आप एक बार ज़रूर अपना टेस्ट कंप्लीट करने की कोशिश करें, राइट, आंसर करने की कोशिश करें। क्वेश्चन क्या है। विच डाइट इज गिवन टू अ पेशेंट विथ 4th स्टेज रीनल फेलियर, है ना। हिंदी वाले हिंदी में करेंगे। चौथे चरण की गुर्दे की विफलता वाले रोगी को कौन सा आहार दिया जाता है ना। पेशेंट को क्या है, 4th स्टेज रीनल फेलियर डिसऑर्डर है ना। और हम इसे 4th स्टेज को और क्या कहते हैं, इंड स्टेज रीनल डिजीज, ठीक है। इंड स्टेज रीनल डिजीज के नाम से भी इसको जानते हैं, क्योंकि ये जो है बिल्कुल रीनल फेलियर की ये लास्ट स्टेज होती है। इसमें जो नेफ्रॉन है वो पूरी तरीके से काम करना बंद कर देते हैं। जो हमारे नेफ्रॉन से वो हमारे ब्लड से जो वेस्ट प्रोडक्ट है ना, वेस्ट मटेरियल है, उसको बिल्कुल भी फिल्टर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी डेंजरस और सीवियर स्टेज होती है रीनल फेलियर की। और इस स्टेज में आने पर हमें पेशेंट का केयर बहुत ही ध्यान से करना होता है। इसमें पेशेंट को जो हम डाइट देते हैं वो डाइट कैसा देते हैं, लो वॉल्यूम हाई कैलोरी, या फिर हाई वॉल्यूम हाई कैलोरी, या फिर लो वॉल्यूम लो कैलोरी, या फिर हाई वॉल्यूम और लो कैलोरी। बताइए। तो इसमें जो है हम पेशेंट को कैसा फूड देते हैं, कैसा डाइट देते हैं, सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे पेशेंट को जो है हम उन्हें बहुत लो अमाउंट में, है ना, जो उनका डाइट है बहुत कम मात्रा में डाइट देते हैं, और इसके साथ साथ कैलोरी का भी लेवल लो होना चाहिए, है ना। बहुत ज़्यादा कैलोरी वाले डाइट नहीं देते हैं, जिससे कि हमारे नेफ्रॉन पे ज़्यादा ओवरलोड ना हो, क्योंकि जो है पूरी तरीके से जो हमारा रीनल सिस्टम है, जो नेफ्रॉन्स हैं, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, लो वॉल्यूम लो कैलोरी वाला डाइट देंगे। क्लियर एवरीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच पोजीशन इज गिवन ड्यूरिंग वेजाइनल एग्जामिनेशन। जब हमें किसी लेडी का वेजाइनल एग्जामिनेशन करना होता है तो हम उसे किस पोजीशन पर रखते हैं, सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन, लेफ्ट लेटरल पोजीशन, या फिर डॉर्सल पोजीशन। बताइए। सभी लोग आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। अपनी कॉपी पर सभी लोग आंसर को नोट करेंगे और उसके बाद ही मैच करेंगे कि आपने क्या आंसर किया है।
सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी, है ना। वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए हम पेशेंट को डॉर्सल पोजीशन पर रखते हैं, ठीक है, यानी कि उसको पेट के बल लेटाते हैं और उसका जो नी है उसको मोड़ कर रखते हैं ना, उसके घुटनों को ऊपर की तरफ मोड़ कर रखते हैं, जिससे कि हम जो सर्विक्स है, जो वेजाइनल ट्रैक्ट है, उसको अच्छे से एग्जामिनेशन कर सकें। सो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन डी। क्लियर एवरीवन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल इन एडल्ट्स। एडल्ट्स में हीमोग्लोबिन का नॉर्मल लेवल क्या होता है। 12 to 15 मिलीग्राम पर डेसी लीटर, 17 to 19 जीएम परसेंटेज, 12 to 15 जीएम परसेंटेज या फिर 9 to 11 जीएम परसेंटेज, बताइए। तो यहाँ पर आपको नॉर्मली एडल्ट में हीमोग्लोबिन का लेवल बताना है। सभी लोग फटाफट से आंसर करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है ना, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारी जो हेल्दी एडल्ट है उनमें जो है 12 to 15 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन ब्लड में होता है ना। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करने में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a pregnant woman has an hemoglobin level of 8.5 GM percentage. What is the stage of anemia, है ना। कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है जिसमें हीमोग्लोबिन का लेवल क्या है, 8.5 ग्राम पर डेसीलीटर है ना, पर डेसीलीटर है। तो बताइए उसको क्या है, माइल्ड एनीमिया है, मॉडरेट एनीमिया है, सीवियर एनीमिया है या फिर नॉर्मल रेंज है। तो नॉर्मल रेंज तो हो नहीं सकती, अभी हमने आपको बताया 12 to 15 ग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मल हीमोग्लोबिन का लेवल होता है हमारे ब्लड में, राइट। यहाँ पर आपको बताना है कि अगर 8.5 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन है प्रेग्नेंट लेडी के ब्लड में, तो वो इसमें से किस डिजीज से सफ़र कर रही है। सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम बात करें 8.5 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन की, तो ये सीवियर एनीमिया को इंडिकेट करता है ना। सीवियर एनीमिया को ये इंडिकेट करता है। अगर 11 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हीमोग्लोबिन का लेवल होता है हमारे ब्लड में, तो फिर ये एनेमिक कंडीशन को इंडिकेट करता है, राइट। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रिकमेंडेड हैंड वॉशिंग टाइम अकॉर्डिंग टू WHO, है ना। WHO के अकॉर्डिंग हमें हैंड वॉश करने के लिए कितना टाइम लेना चाहिए। कितना टाइम निर्धारित किया गया है, 40 to 60 सेकेंड, 10 to 15 सेकेंड्स, 2 मिनट्स या फिर 3 मिनट्स। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है ना। तो अगर हम बात करें WHO के अकॉर्डिंग वॉशिंग टाइम की, तो ये होता है आपका 15 सेकेंड्स, है ना, 10 to 15 सेकेंड्स। और ये टाइम वेरी भी कर सकता है अगर आपने कोई ऐसा ट्रीटमेंट किया है जो काफ़ी ज़्यादा कॉन्टाजिनस था, कॉन्टैक्ट से बहुत हाईली चांसेस है स्प्रेड होने के, या सर्जरी वगैरह करने के बाद जो है ये टाइम इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये आपका टाइम 15 to 30 सेकेंड भी जा सकता है ना।
अगर हम नॉर्मली बात करें तो WHO के अकॉर्डिंग हैंड वॉश का जो टाइमिंग होता है वो होता है आपका 10 to 15 सेकेंड्स। क्लियर एवरीवन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which procedure is not used in chest physiotherapy? इनमें से हम किस प्रोसीजर को चेस्ट फिजियोथेरेपी में उपयोग नहीं कर सकते हैं, है ना? नेबुलाइजर, परक्यूशन, वाइब्रेशन और कफिंग। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है और आप आंसर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। बताइए। तो देख रहे हैं आपने केजीएमयू में कितने बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए थे 2019 में, है ना? तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पा रहे होंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे तो मोस्ट क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर आपको यूपीपीएससी स्टाफ नर्स वाले प्लेलिस्ट में जाना है, ठीक है? वहाँ पर बहुत सारे हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाया है। आप उन सारी क्लासेस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके एवरीवन, आप जरूर करेंगे ऐसा। तो अगर यहाँ हम नेबुलाइजर की बात करें, है ना, अगर हम यहाँ पर नेबुलाइजर की बात करें तो नेबुलाइजर जो है ये एक मेडिकल डिवाइस है ना? ये क्या है? नेबुलाइजर एक डिवाइस है जिसका यूज़ हम इन्हेलेशन थेरेपी में करते हैं, ठीक है? इसका यूज़ हम इन्हेलेशन थेरेपी देने में करते हैं। क्लियर? क्या होता है कि जब इन्हेलेशन थेरेपी देते हैं, जैसे धुंध या फिर एरोसॉल वगैरह अंदर चला जाता है, उस समय मेडिकेशन के दौरान हम नेबुलाइजेशन करते हैं, ठीक है? और परक्यूशन की बात करें अगर हम, परक्यूशन की, कंपन की, है ना, वाइब्रेशन और कफिंग की, तो ये तीनों ही हम चेस्ट फिजियोथेरेपी के अंतर्गत करते हैं, राइट? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है नाट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, है ना, क्या पूछा गया है। तो यहाँ पूछा गया है नाट, सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नेब्यूलाइजर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन इज द टाइम ऑफ सेंसस इन आ हॉस्पिटल, है ना? हॉस्पिटल में हम अगर सेंसस की बात करें तो इसका टाइमिंग क्या होता है? मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट या फिर नन ऑफ देम। देखिए बिल्कुल कॉमन सेंस से क्वेश्चन लिया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप एग्ज़ाम में जो है 5 to 10 क्वेश्चंस ऐसे देखेंगे जो बिल्कुल ही बेसिक होंगे और आपके कॉमन सेंस पे आधारित होंगे, ठीक है? तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी आपको गलत नहीं करना है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके अपने कॉमन सेंस को भी बूस्ट कर लेना है, ओके? इसलिए जितनी भी क्लासेस करवाई गई हैं आपके स्टाफ नर्स एग्ज़ाम से रिलेटेड, उन सारी क्लासेस के आप डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए और आपको 100% रिजल्ट आने वाला है, ओके? तो यहाँ पर आप बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम सेंस की बात करें तो मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट या फिर नन ऑफ देम, किसी भी हॉस्पिटल में, है ना, या फिर हम कह सकते हैं कि हर एक हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट है, जो नीति व्यवस्था है, वो अलग अलग होता है। तो इसका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता है कि बिल्कुल मॉर्निंग में ही करना है, इवनिंग में करना है या फिर नाइट में करना है। ये सेनेसेंस का मतलब यहाँ पर है हॉस्पिटल के अंदर अगर हम सेंसेंस कर रहे हैं कितना पेशेंट है, कितना मरीज़ है, तो ये डायरेक्टली डिपेंड करता है कि किस समय में हमारे हॉस्पिटल में कितना पेशेंट आया है ना, या फिर कह सकते हो कितना उसके पेशेंट बिस्तर से रिलेटेड है ना। तो जनरली कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं जिनमें 2 टाइम्स जो है पेशेंट की सेंसस होता है ना, पेशेंट्स की काउंटिंग की जाती है। और कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं जिनमें उस समय पर पेशेंट को काउंट किया जाता है जिस समय पे वहाँ पे ज़्यादा संख्या में पेशेंट होते हैं, ठीक है? तो कोई इसमें फिक्स नहीं है कि बस आपको मॉर्निंग ही करना है, इवनिंग ही करना है या नाइट। ये डिपेंड करता है हॉस्पिटल की मैनेजमेंट, हॉस्पिटल का क्या आपका जो नीति वगैरह है उस पर डिपेंड करता है,
ठीक है। वैसे जनरली जो है आधी रात के समय नाइट में भी किया जाता है कुछ हॉस्पिटल्स में, ठीक है। कुछ में अगर मॉर्निंग टाइम ज़्यादा पेशेंट है तो उस समय भी कर लिया जाता है। तो आई होप अब आप अपना आंसर फाइंड आउट कर चुके होंगे। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, है ना, इनमें से कोई नहीं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ स्यूचर इज विक्रिल 320, है ना। विक्रिल 320 किस प्रकार का स्यूचर है? सिंथेटिक, नॉन एब्सॉर्बल, नेचुरल नॉन एब्जॉर्बेबल, सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल, नेचुरल एब्जॉर्बेबल। बताइए। सभी लोग यहाँ आंसर करने की कोशिश करेंगे। विक्रिल 320 क्या है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए। सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम बात करें विक्रिल 30 की, तो ये एक क्या है? एक तरीके का ये स्यूचर्स है ना, जिसको हम सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान यूज़ करते हैं। तो ये कैसा हो सकता है? विक्रिल 30 एक प्रकार का स्यूचर है जो कि सिंथेटिक, कैसा होता है? जो कि सिंथेटिक और एब्जॉर्बेबल स्यूचर के कैटेगरी के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये पॉलीग्लैक्टिन, आप लिखेंगे यहाँ पर पॉलीग्लैक्टिन का ये बना होता है, ठीक है। इसका ये सिंथेटिक फॉर्म होता है। पॉलीग्लैक्टिन का ये सिंथेटिक फॉर्म होता है और ये कैसा होता है? एब्जॉर्बल होता है, अवशोषक होता है, ठीक है, जिसको हम जनरली सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट एवरीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A post-operative patient has a serum albumin level of 2.3 gram. What is the route of administration of albumin for this patient? है ना। एक पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है जिसमें आपको सीरम एल्ब्यूमिन 2.3 ग्राम को इंजेक्ट करना है ना। तो अब बताएंगे इस पेशेंट के लिए एल्ब्यूमिन को जो इंजेक्ट करने का, जो एडमिनिस्ट्रेशन करने का तरीका है वो क्या होगा? इंट्रामैस्कुलर, ओरल, इंट्रावेनस लाइन या फिर सबक्यूटेनियस। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, और काफ़ी इजी भी है ना। सभी लोग आंसर करेंगे, सभी लोग आंसर करेंगे। क्या होगा? तो अगर हम बात करें 1 ग्राम एल्ब्यूमिन की, है ना, 1 ग्राम एल्ब्यूमिन को हम क्या करते हैं? इंट्रावेनस, है ना, इंट्रावेनसली देते हैं, इंट्रावेनस इंजेक्शन के थ्रू देते हैं। तो यहाँ पर आपको एल्ब्यूमिन का कितना लेवल दिया गया है? 2.3 ग्राम। तो यहाँ पर क्या रूट हो जाएगा आपका? सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमने आपको बताया कैसा देंगे इसको, इंट्रावेनसली देते हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंट्रावेनसली, राइट। अगर आपने अभी तक लाइक बटन को नहीं प्रेस किया है तो फटाफट से आप लाइक बटन को भी प्रेस कर लीजिए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उसका आंसर करने की जरूर कोशिश करेंगे, ओके। अगर हमारे जितने भी यहाँ पर पुराने एस्पायरेंट्स हैं, है ना, जिन लोगों ने बिल्कुल स्टार्टिंग से एक एक क्लास के सारे क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो डेफिनेटली आप देख पा रहे होंगे कि कितना बेनिफिट आपके लिए होने वाला है ना। तो जिन लोगों ने भी अभी तक प्रीवियस क्लास के सारे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करे हैं तो ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ सारे क्वेश्चंस हमने प्रीवियस ईयर के ही सॉल्व कराए हैं, ओके एवरीवन। चलिए, What is the right route and dose of injection for विटामिन के इन आ न्यूबॉर्न, है ना। जो न्यूबॉर्न बेबी है उसमें जो हम विटामिन के लिए इंजेक्शन देते हैं तो उसका कितना डोज होना चाहिए और उसके लिए आप
किस रूट को चूज करेंगे बताइए। 0.1 मिलीग्राम सबक्यूटेनियस देंगे या फिर 1 मिलीग्राम इंट्रामैस्कुलर देंगे या फिर आप 1 ग्राम, ये आपका 1 मिलीग्राम, सॉरी 0.1 मिलीग्राम, ठीक है 1 मिलीग्राम, और यहाँ क्या दिया गया 1 ग्राम इंट्रावेनस देंगे या फिर आप SMG ओरल देंगे बताइए। या फिर आप यहाँ पे 5 mg होना चाहिए, ठीक है 5 mg, या फिर आप 5 mg ओरल देंगे बताइए। सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर हम बात करें न्यू बॉर्न बेबी में, है ना, न्यू बॉर्न बेबी में विटामिन के इंजेक्शन के लिए हम क्या करते हैं 1 मिलीग्राम विटामिन के को लेते हैं और इसे जो हम इंट्रामैस्कुलर देते हैं, ठीक है, कैसा देते हैं इंट्रामैस्कुलर IM देते हैं। न्यूबॉर्न में अगर विटामिन के की कमी हो जाती है ना, तो क्या होता है ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकते हैं, है ना, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए जन्म के तुरंत बाद न्यूबॉर्न को 1 मिलीग्राम इंट्रामैस्कुलर विटामिन के का इंजेक्शन देते हैं, राइट। सो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज नॉट अ सेस्मोइड बोन। निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी सेस्मोइड हड्डी नहीं है, है ना। तो आपने सेस्मोइड बोन के बारे में पढ़ा होगा, बिल्कुल जनरल क्वेश्चन पूछा गया है। इनमें से कौन सी सेस्मोइड बोन नहीं है, स्टेपिस, पटेला, फाइबुला या फिर फर्स्ट मेटाकार्पल, या फिर फर्स्ट मेटाकार्पल। बहुत आसान क्वेश्चन, सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। और आप देख सकते हैं कि आपके UPSC स्टाफ नर्स में इस तरीके के भी क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। अच्छा, तो जो सेस्मोइड बोन है ना, सेस्मोइड बोन दैट मीन्स क्या होता है, जो हमारे टेंडोन होते हैं ना, जो बोन के क्या है टेंडोन है, जो बोन को हमारी मसल से अटैच करते हैं, है ना। तो जो टेंडन होते हैं या फिर हमारे बोन के जो जॉइंट कैप्सूल होते हैं, जॉइंट कैप्सूल होते हैं, ठीक है, इनका अगर ऑसिफिकेशन हो जाता है तो इनके ऑसिफिकेशन से ये जो टेंडन है ना, इसी के ऊपर क्या हुआ, जो हमारी बोन की सेल्स हैं उन्होंने यहाँ पर ऑसिफिकेशन कर लिया। बोन की सेल्स को क्या कहते हैं ऑस्टियोसाइट, है ना। ऑस्टियोसाइट जो सेल्स हैं इनकी ऑसिफिकेशन से अगर टेंडन बोन में चेंज हो जाता है, जॉइंट कैप्सूल बोन में चेंज हो जाता है, तो ऐसी बोन को हम सेस्मोइड बोन कहते हैं, ठीक है। ऐसी बोन को क्या कहते हैं सेस्मोइड बोन कहते हैं। और सेस्मोइड बोन कौन कौन सी है हमारी, स्टेपिस है जो कि हमारे ईयर की बोन है ना, ईयर ऑसिकल है। और हमारी पटेला की बोन है ना, सॉरी हमारे नी की बोन जिसे हम पटेला बोन कहते हैं, पटेला या फिर नी बोन के नाम से भी इसे जानते हैं, नी बोन के नाम से। और हमारी फर्स्ट मेटाकार्पल, हमारे हैंड की जो फर्स्ट मेटाकार्पल, ये ऐसी बोन है जो कि टेंडन या जॉइंट कैप्सूल के ऑसिफिकेशन से बनती हैं, राइट। लेकिन फेबुला की बात करें तो ये फेबुला बोन जो होती है ये हमारी बोन है नॉर्मली, है ना, तो ये क्या है, ये सेस्मोइड बोन के अंतर्गत नहीं आती है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर एवरीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इससे कि पहले की जो आपकी स्पेशल क्लासेस हमने करवाया है वहाँ पर हमने बहुत सारे एनिमल फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, तो डेफिनेटली आप उन क्लासेस की भी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आपके लिए बेनिफिट रहेगा, है ना। सारी चीज़ें यहाँ पर आपको फ्रीली प्रोवाइड की जाती हैं, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें
और अपना इसी तरीके से प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखें। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज 0.5% सैलाइन, है ना, सैलाइन एन एग्जाम्पल ऑफ। 0.5% सैलाइन किस तरीके का सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है या फिर हाइपर ऑस्मोटिक सॉल्यूशन है। और इसका जब आप सॉल्यूशन का हिंदी करते हैं तो क्या आता है, समाधान। लेकिन यहाँ पर समाधान से कोई मतलब नहीं है, सॉल्यूशन की बात हो रही है ना। तो प्लीज़ हिंदी वाले ध्यान देंगे, है ना। यहाँ पर बात हो रही है सॉल्यूशन कैसा है, जो है आइसोटोनिक है ना, या फिर हाइपोटोनिक है या हाइपरटोनिक है या हाइपर ऑस्मोटोनिक है, बताइए। तो अगर 0.45% सैलिन का जो सॉल्यूशन हमारे पास है ना, वो कैसा है, दैट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ईचिंग एंड रेडनेस एट द कैनुलेशन साइट में इंडिकेट व्हिच कंडीशन। कैनुलेशन स्थल पर, है ना, खुजली या जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है कि किसके कारण होता है, क्या इंडिकेशन है, फ्लेविट्स, हाइपर सेंसिटिविटी टू मेडिकेशन, हाइपर सेंसिटिविटी टू कैनुला इंसर्शन या फिर थ्रोम्बोफ्लेविटिस या फिर थ्रोम्बोफ्लेविटिस, बताइए। जैसे हमने कैनुलेशन किया है ना, वेन को पंचर किया, फिर यहाँ पे अपना कैनुला इंजेक्ट किया, तो अगर वहाँ पर, है ना, इस जगह पे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन वगैरह होने लगता है, ईचिंग होती है, रेडनेस आ जाती है, वहाँ पर स्वेलिंग भी देखने को मिलेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका क्या कारण हो सकता है, बताइए। या फिर आप ये किस चीज़ का इंडिकेशन देता है। तो ये क्या हो जाता है, जब हम कैनुला इंसर्ट करते हैं उस समय अगर हम वेन में प्रॉपरली इंसर्ट नहीं कर पाते या फिर पहले से वहाँ पर कोई बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन रहता है, तो ऐसी कंडीशन में हम जो कैलुलेशन के बाद वहाँ पर ईचिंग होने लगती है या रेडनेस वगैरह हो जाती है ना। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ये किसको इंडिकेट करता है, दैट इज़ फ्लेविड्स को। ठीक है, फ्लेविड्स को। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, फिल मेजरिंग ब्लड प्रेशर, है, आ पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ कार्पल स्पॉम्स व्हिच कंडीशन में अकर। आपने अपने वर्किंग के दौरान बहुत बार देखा होगा कि जब आप किसी पेशेंट को ब्लड प्रेशर चेक करने जाते हैं, है ना, तो जो उसका कार्पल है ना, जो उसका कार्पल है उसमें क्या होता है, उसको पेन होने लगता है ना, और उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कार्पल स्पाम कह देते हैं, है ना। ये करने लगता है, हाथ में ऐठन सा होने लगा है ना, तो उसको क्या कहते हैं, कार्पल स्पाम कह देते हैं। तो ये किस कारण होता है, उस पेशेंट में किस न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी होती है जिसके कारण ऐसा होता है। हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैलकेमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया या फिर हाइपोमैग्नेसेमिया, बताइए। हाइपोमैग्नीसिया या हाइपोमैग्नेसेमिया, हाइपरकैलकेमिया या फिर हाइपरकैल्सीमिया। ध्यान से पढ़ेंगे ऑप्शन को, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, राइट। बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए, अगर हम कार्पल स्पाम को और किस नाम से जानते हैं, कार्पल स्पाम को और हम ट्राउसियस के नाम से भी जानते हैं, ट्राउसियस के नाम से भी इसे हम जानते हैं। ठीक है, ट्राउसियस साइन के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसा तब होता है जब पेशेंट के ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम होता है ना।
ब्लड में कैल्शियम लेवल कम होता है, तो ऐसे में क्या होता है, जब आप ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, मेज़र करेंगे, तो उस समय पेशेंट के जो कार्पल वेन है उनमें ऐंठन होने लगती है। इसी को हम कार्पल स्पाम के नाम से जानते हैं। क्लियर एवरीवन? सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए है ना। हाइपो क्या है, उसके लो लेवल को इंडिकेट करता है, और हाइपर अगर बात की जाए हाइपर तो उसके एक्सेस अमाउंट को डिनोट करता है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हाइपोकैल्सीमिया। पेशेंट को क्या है, दैट इज हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन है। क्लियर एवरीवन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, इन विच लियोपोल्ड मैन्यूवर कैन फीटल एटीट्यूड बी असेस्ड। किसी लियोपॉड मैन्यूवर में भूड़ के रवैये यानी कि फीटल एप्टीट्यूड का आकलन किया जा सकता है। तो बताएंगे किस लियोपॉड में फीटल का एटीट्यूड जो है मैन्योर किया जा सकता है। लियोपोल्ड फर्स्ट में, लियोपोल्ड सेकेंड में, लियोपोल्ड थर्ड में, या फिर लियोपोल्ड फोर्थ में। सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट भी है। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लियोपोल्ड फोर्थ में। ठीक है, लियोपोल्ड जो फोर्थ लियोपोल्ड मैन्यूर है ना, इसमें हम जो है फीटल एटीट्यूड को असेस्ट कर सकते हैं। राइट? सो करेक्ट आंसर क्या हुआ, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर एवरीवन? चलिए, तो आई होप आपने आज इन क्वेश्चंस का बहुत अच्छे से एंजॉय किया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपने 15 क्वेश्चंस में से आपने जो है 15 क्वेश्चंस में से आपने 10 क्वेश्चंस ज़रूर कंप्लीट कर लिए होंगे। किया है ना? तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, और आप प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। आपको फीडबैक से क्या रहता है, हमारा आपका डायरेक्टली जो है कम्युनिकेशन हो पाता है, और इससे हम आपके लिए बेहतर कर पाते हैं। तो अगर आपके पास 1 सेकंड का समय है तो डेफिनेटली आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। और अगर आपको किसी अदर टॉपिक से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना है तो डेफिनेटली आप अपने कमेंट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को। राइट? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।